वो जो माहौल आपने बांधा था छोरे एनसीआर वाले गाने पे, 40 भाई आ गए हैं, 40 भाई आके कप तोड़ रहे हैं बीच में ड्रॉप पे। उधर मैं देख रहा हूँ बादशाह भैया स्टेज पे लात मारे के आगे, बाली भाई पानी फैला रहे हैं, किंग भाई प्यार भाई दोनों आपस में एकदम लग के बहुत अलग सीन चल रहा था। और मतलब फिर एंड में बादशाह बाजी ने वो चेयर फेंक दी। कि जब आप गाते हो तो ऐसा लगता है कि भाई तू भरा बैठा है। ये सारे रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होते हैं, इनको ये बताया जाता है बोलने के लिए, ये बताते हैं। कि जिस स्पीड पे आप जा रहे हो, आई थिंक इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी दूर नहीं है। पर मन है मेरा मतलब JID एंड लिल वेन इन दोनों के साथ करने का। एक शब्द जो मुंह पे रहता है दिल्ली से हो। हाँ, मुझे जानोगे जब मिल के जमाने से जमाने, मैं तो ढूंढता निशान भी निशानों में, छोड़ता निशान हूँ जुबान पे दीवानों के। जानोगे मुझे जानोगे जब मिल के जमाने से जमाने को पहचानोगे। Hi guys, I'm Sadhika Sehgal. You watching me on Men's XP at Men's Locker Room. और आज हम बैठे हैं एक बहुत ही बड़े हसलर के साथ, पैराडॉक्स AKA तनिष्क सिंह। थैंक यू फॉर हैविंग मी। Oh yes, it's our pleasure. यार बट पैराडॉक्स नाम क्यों? पैराडॉक्स 2018 में ना बादशाह बाजी का एक सॉन्ग आया था, तो हर्टलेस, उसके सॉन्ग के वीडियो के लास्ट में एक फ्रेम थी जिसमें 2 बुक्स रखी हुई थी, जिसमें से एक बुक का नाम था द अनसॉल्वेबल पैराडॉक्स। Okay. तो मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया कि यार बादशाह बाजी ये बुक पढ़ते हैं तो मेरे को भी पढ़नी है। तो आई सर्च्ड फॉर इट गूगल पे, तब मेरे को पता चला कि वो बुक एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो विच इज़ अ पैराडॉक्स इटसेल्फ। तो तब मेरे को पैराडॉक्स टर्म का मतलब पता चला कि पैराडॉक्स क्या होता है, कि ये स्टेटमेंट या आई थिंक विच इज़ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट ट्रू। यहाँ से मतलब मेरे को पैराडॉक्स टर्म का मतलब पता चला। फिर मैंने इसको अपना यूज़र नेम बनाया इंस्टाग्राम का। फिर वहाँ से जब रैपिंग वगैरह थोड़ा और ज़्यादा हिप हॉप में इंटू हो गया तो फिर नाम रख लिया था पैराडॉक्स। और आई थिंक अब आपकी आइडेंटिटी भी एक पैराडॉक्स की तरह है, बिकॉज आई मीन यू लुक सो क्यूट एंड यंग एंड एवरीथिंग, राइट? बट जैसे बादशाह भाई ने बोला था आपको, आई थिंक हसल में उन्होंने एक बार आपको बोला था कि जब आप गाते हो तो ऐसा लगता है कि भाई तू भरा बैठा है। तो वो कैसे आता है? अब हूँ तो दिल्ली का ही बाड़क, तो ये वाली चीज़ होती है कि वही मिट्टी में ही हमारे ऐसे ही रहता है कि अब खून गर्म हो ही जाता है। बाकी वो सिर्फ ये है कि मेरे को ना म्यूज़िक के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो वही है। तो कोई एक आधा कोई फेवरेट गाना आपका? मेरे मतलब अब उसमें भी है कि सारे गाने अलग हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा गाना मेरा फेवरेट है। आजकल कौन सा सुन रहे हो? अपना मैं अनरिलीज का मेरी प्लेलिस्ट है मेरे अनरिलीज गानों की, तो वही गाने लगाता रहता हूँ मैं लूप पे, नहाते उठते बैठते, कभी खाली बैठा हूँ तो वो प्लेलिस्ट चला दी, सारे अनरिलीज बजते हैं एक के साथ एक, और फिर उस पे आपका जैम होता है। हाँ। और जैसे दिल्ली को कहते हैं ना कि दिल्ली में एक मिक्स कल्चर चलता है, एक तो क्योंकि आसपास इतना सब कुछ है, तो दिल्ली के जैसे गाने भी अगर सुनोगे रैपर्स में भी, तो पंजाबी रैप भी है, हिंदी रैप भी है, हरियाणवी भी है, सारी चीजें हैं। एंड आई थिंक आपने तो सब कुछ ट्राई करा अपने गानों में। आपका फेवरेट कौन सा है? तो वही वाली चीज़ है कि सबसे बेस्ट एक्सप्रेशन आप अपनी भाषा में ही दे सकते हो। तो वही है कि चारों लैंग्वेजेस बढ़िया लगती हैं, चारों करता हूँ मैं, पर अपना हरियाणवी और थोड़ा पंजाबी की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड है मैटर। तो कोई एक आधा वर्ड्स आप हमें सुना पाओगे? हाँ, सुना सकता हूँ। ओह, एक्सक्लूसिव। हाँ, अभी सुनाना है? सुना देते हैं। काफ़ी रातों से मैं मिला नहीं हूँ शामों से, काफ़ी शामों से मैं मिला नहीं इंसानों से, हाँ मिला मैं ज़रूर परेशानों से, जो ढूंढते सवाल है सवाल ये जवाबों में, मैं तो ढूंढता निशान भी निशानों में, छोड़ता निशान हूँ ज़ुबान पे दीवानों के। जानोगे मुझे जानोगे जब मिल के ज़माने से ज़माने को पहचानोगे। Oh my God, I have to give you an applause for this. Thank you. Was amazing. आपकी रेंज कितनी सही है यार। नहीं, अभी तो हल्का सा सोर थ्रोट चल रहा है आजकल। अगर सोर थ्रोट में आपने ऐसा गाया है ना, तो फिर वैसे हसल पे तो हमने देखा ही आपको प्रॉपर शेर की तरह जब आप गाते हो चढ़ के। Crazy. And I think this is cue for all of his fans to stay tuned until his new track releases. हाँ। तो आप नजफगढ़ के हो ना वहाँ पे, तो आपका बचपन कैसा था? और काफ़ी अच्छा रहा, स्कूल भी काफ़ी अच्छा रहा, हर सारी एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ों में बहुत एक्टिव था मैं। पढ़ाई में भी अच्छा था मैं। हाँ, तो सारी चीज़ें बढ़िया चल रही थी, लाइक ऑलराउंडर वाली चीज़ ना। और मैं काफ़ी मतलब शुरू से ना ऐसा फील होता है मेरे को कि काफ़ी क्रिएटिव चलते रहना चाहिए मेरा दिमाग, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि जब मैं नहीं कर रहा होता कुछ क्रिएटिव या कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा होता हूँ, तो मैं फिर ऐसे हो जाता हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा ना लो फील करने लगता हूँ कि कुछ कर नहीं रहा हूँ मैं।
तो सिर्फ पढ़ाई भी नहीं होती, तो पढ़ाई के साथ साथ भी कुछ चलते रहता था, सारी चीज़ें चलती रही। सारा जो सर्कल रहा हमेशा से बड़ा ही रहा, अभी भी मतलब मेरा जितना भी म्यूजिकल वाला भी सर्कल है वो उसमें भी सबसे छोटा मैं ही हूँ। तो मतलब इस चीज़ से भी काफ़ी फ़ायदा हुआ कि बड़े लोगों के साथ रहा, तो उन्होंने टाइम पे गाइड करते रहे, वो लोग समझाते रहे। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा थ्रू आउट द ना, मतलब इतने इस टाइम पीरियड में। हाँ, इन सब चीज़ों की वजह से कभी कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ, कुछ गलती नहीं करी क्योंकि वो लोग थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे फिर म्यूज़िक में, मतलब म्यूज़िक शुरू से, मतलब मेरे मम्मी पापा को म्यूज़िक सुनने का शौक़ रहा है शुरू से, क्योंकि म्यूज़िकल बैकग्राउंड नहीं है हमारा, पर बस सुनने का शौक़ रहा है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब इन्हें सुनते थे काफ़ी। तो मैं पैदा हुआ था तो जब से गोदी में था तब से मेरे कान में किशोर कुमार साहब, रफ़ी साहब पढ़ रहे हैं। तो मतलब काफ़ी बचपन में भी उनके गाने, मतलब अभी बचपन में तो अभी भी हुई, पर जब थोड़ा और छोटा था तो उनके गाने गाता था, स्कूल वूल में गा देता था, स्कूल क्वायर में भी था। फिर पापा मेरे को सिंगर बनाना चाहते थे, तो उन्होंने, अच्छा, तो मतलब उनका था ही आइडिया कि जा सकते हैं। हाँ, कि सिंगर बनाना चाहते थे, कि वो देखते थे कि एक्टिव है, सारी चीज़ें कर लेता है, डांस वांस भी करता था, और किसी को पता नहीं है पर मैंने हिडन टैलेंट की दुकान किसी को पता नहीं है पर DID लिटिल मास्टर्स में मैंने ऑडिशन भी दिया हुआ है। Really? हाँ, जब मैं छोटा सा था अभी है नहीं मेरे पास, फोटो करूँगा किसी दिन पोस्ट। तो अपना फिर पापा चाहते थे कि मैं सिंगर बनूँ, तो उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक की मेरे को क्लासेस करवाई हैं। कि उस टाइम पे जब छोटा, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में प्रॉपर क्लासिकल सीखता था मैं। और फिर जब मैं 6th में आया तो थोड़ा सा स्कूल का मॉड्यूल चेंज हुआ कि एकदम सारी एक्टिविटीज से हट के आपके सिर्फ मार्क्स मैटर करते हैं अब, क्योंकि आप सेकेंडरी में आ गए हो। अब आप प्राइमरी में नहीं हो तो कुछ एक्टिविटी नहीं, म्यूजिक के पीरियड नहीं, गेम्स के पीरियड कम हो गए। तो मैं 6th 7th 8th में थोड़ा बंक करने लग गया। तब वहाँ से पड़ गई आदत, क्योंकि पूरा इतने टाइम से सिर्फ एक्टिविटीज़ करी हैं, फिर क्लासिकल क्लासेस भी छूट गई, फिर मैं म्यूज़िक भी नहीं कर पा रहा, स्पोर्ट्स में करना था मेरे को, स्पोर्ट्स नहीं कर पा रहा, तो सिर्फ वो वाली चीज़ हो गई कि अब तो सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो मैं क्लासेस बंक करने लग गया, कॉपी नहीं बनती थी पूरे, क्या बोलते हैं, पूरे साल कॉपियाँ नहीं बनती थी। अलग अलग बहाने, डेली हर दूसरे दिन पे पापा के पास फ़ोन जा रहा है कि आज ये कर दिया, आज ये कर दिया। और मतलब वो काफ़ी ना, मतलब पापा के लिए भी, पापा मम्मी के लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग स्विच था, क्योंकि अभी तक सब बढ़िया चल रहा है, एकदम ऑलराउंडर है लड़का, सारी चीज़ें बढ़िया कर रहा है, एकदम से ऐसे कैसे बिगड़ गया। फिर 9th क्लास में आए तो मतलब मेरे को अंदर से लगा कि अब ना एटलीस्ट कॉपी बना लेता हूँ। तो मैं हिंदी की पोएम्स काफ़ी अच्छी तरीके से समझता था क्लास में, क्योंकि मैम जिस तरीके से समझाती थी मेरे को बहुत परफेक्ट लगता था, तो मैं जल्दी समझता था, तो जल्दी आंसर्स देता था। तो वो भी काफ़ी, मतलब उसका भी काफ़ी सपोर्ट रहा इस चीज़ में। तो मैम ने फिर मेरे को इनकरेज करा कि तू हिंदी पोएम लिख के देख, क्योंकि तू बहुत अच्छे से समझता है, तो ट्राई करेगा तो अभी से धीरे धीरे हो सकता है आगे बढ़िया लिखने लग जाए। तो मैंने कंसिडर करा, मैंने लिखनी चालू करी। तो ऐसी नर्सरी राइम्स वगैरह या फिर नॉर्मल कुछ भी बिना राइम के भी होती हैं पोएम्स, बिना राइम की पोएम्स लिख रहा हूँ। ट्राई कर रहा हूँ कि सेंटेंसेस बनाने की, पोएटिक वे में उसको फ्रेम करने की ट्राई कर रहा हूँ, और मैम को सुनाता था। तो मैम काफ़ी उस चीज़ में भी इनकरेज करती थी कि बढ़िया है, अच्छा कर रहा है, अभी पहली ऐसी लिखी है, दूसरी ऐसी लिखी है। तो पोएम्स में वहाँ से इंटरेस्ट आया। फिर काफ़ी अराउंड ना मेरे, मतलब मैंने रैप सॉन्ग्स तो सुने ही थे, माफिया मुंडीर सब ने सुनाई है, तो रैप पता है क्या होता है। और मेरे 1-2 दोस्त थे वो बाहर का भी म्यूजिक वगैरह सुनाते थे, तो मेरे को इतना पता था कि ये रैप है, रैप सॉन्ग है। हिप हॉप का मेरे को इतना मालूम नहीं था। हिप हॉप मेरे को लगता था कि डांस की फॉर्म है कोई। ठीक है। तो फिर जब हिप हॉप टर्म काफ़ी सुना ना मैंने गानों में उस टाइम पे, 2018 की बात है, 2017-18 की, तो मैं 14 साल का था। तो मेरे को हिप हॉप टर्म के बारे में जब मैंने सुना, तो अब मेरी आदत रहती है कि मेरे को कुछ भी जानना है तो मैं सीधा गूगल पे जाता हूँ। तो हिप हॉप मैंने गूगल पे सर्च करा, फिर हिप हॉप के बारे में पढ़ा, फिर पता चला कि हिप हॉप कल्चर होता है। तो मैं 9th क्लास में था, और हमारे बैच में एक लड़की आती थी, तो मेरे दोस्त वगैरह जितने भी थे ना, वो बेफालतू में उसके नाम से चिढ़ाने लग गए थे अपने आप ही। अच्छा। फिर मेरे को कन्विंस कर लिया कि अब उसको तो प्रपोज कर दे। ठीक है। 9th क्लास में हो रहा है ये। तो फिर उसके बाद ना मैंने तरीका क्या सोचा कि मैं सीधा ऐसे नहीं प्रपोज करूँगा, मैं कुछ यूनिक करूँगा। ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं रैप लिखूँगा। ओह वाओ, नाइस। तो फिर उसके बाद मैंने वो रैप लिखा, और रैप लिखने के बाद उसको सुनाया, तो उसने तो मना कर दिया। ठीक है। पर आज हाँ कर दी। नहीं, पर मेरे को तब से ये पता चल गया कि मैं रैप लिख सकता हूँ, कि मैं गाने बना सकता हूँ।
फिर उसके बाद से मैंने बाकी के टॉपिक्स, जैसे मैंने जितना भी पढ़ा था कल्चर वल्चर के बारे में, तो फिर मैं सोशल कॉजेज़ के बारे में लिखने लग गया और थोड़ा सा वही रिलीजन वगैरह पे लिखने लग गया, या जो भी मेरे को लग रहा है, या फिर कैमरे से ऐसे मैं रिकॉर्ड करूँ। तो मेरी इंटरनेट पे पहली वीडियो जो डली थी उस पर मैं फ़ोन ऐसे रखा हुआ था और स्पीकर में बीट बज रही थी और मैं रैप कर रहा था, और वो मेरी पहली वीडियो थी। एक रैप कॉन्टेस्ट था रोहन करियप्पा का, तो 1 मिनट रैप चैलेंज करके था कुछ, तो 1 मिनट का मैंने करके मैंने डाला था, तो आई गॉट 3rd रैंक उसमें। और वो काफ़ी बड़ा कंपटीशन था, काफ़ी अच्छा कंपटीशन था, काफ़ी लोग उसमें से उसमें स्पेक्ट्रा भाई भी थे जो जिनको रैंक मिली थी। तो स्पेक्ट्रा भाई और मैं उस टाइम पे 2020 में, ये मेरी पहली वीडियो थी इंटरनेट पे, मेरे को 3rd रैंक मिली, और उससे काफ़ी ट्रैफिक आने लग गया, लोग जानने लग गए, लोग डिस्कवर करने लग गए कि ये कोई है। प्रॉपर जो गाना है, जो मेरा पहला प्रॉपर गाना है जिन कि जिसमें मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड करा है, बीट है, थोड़ा हल्का फुल्का हाथ पैर मारा है उस पर, और उसकी वीडियो शूट करी है, तो वो पैराडिक्शन करके था। तो उसकी वीडियो पापा ने फ़ोन से शूट करी थी, तो दैट इज सो क्यूट। हाँ, तो पापा ने फ़ोन से शूट करी थी उसकी वीडियो, तो और मैंने ऐसे ही फ़ोन का कोई ऐप आता है वीडियो एडिटिंग के लिए, हाँ, तो उस पर एडिट मार दिया था। तो फिर उसके बाद उस मतलब, और उस गाने में ना लाइन्स है कि मैं वक्त में जाना चाहूँ आगे जैसे साल 3-4, मेरे लोग खड़े हैं आगे, मैं स्टेज रहा चीर फाड़, मैं दे रहा ऑटोग्राफ, रिकॉर्ड पे फ़ोन है लाख, और अब तारों की आंखों से आंखें मिला के मैं कर सकता बात। तो 3-4 साल पहले मतलब मैंने ये प्रेडिक्ट करा था, तो हाँ, तो गाने का नाम जैसे पैराडिक्शन है, तो इट्स पैराडॉक्स प्लस प्रेडिक्शन, तो उनको मिला के एक वर्ड बनाया, वो मैनिफेस्ट कर तो लिया ये सारी, हाँ, ये सारी मैनिफेस्टेशन रही है। तो एक बहुत डिसेंट सा, एक 16 साल के लड़के लिए काफ़ी डिसेंट सा बेस था, फैन बेस कह लो उसे। फिर हसल हुआ, हसल होने के बाद तो मतलब फिर और लोगों तक पहुंचा वो, जो हमारा सारा जितना भी कंटेंट है, जो भी मेरे गाने हैं, सारे पूरे पैन इंडिया फैले, इंडिया से बाहर सुना लोगों ने, जादूगर ग्लोबल टॉप 4 था। और हसल का वो कैसा था, मतलब हसल का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? हसल का एक्सपीरियंस मतलब बहुत ज़्यादा अलग और बहुत ज़्यादा जेन्युइन। मेरे को टाइम लग रहा था ग्रैस्प करने में कि ये सब क्या चल रहा है। ओवरवेल्म हो रहे थे शायद। हाँ, ओवरवेल्म भी हो रहा था। फिर मैं ये देख रहा था कि यार टीवी पे जैसा सोचा था मैंने, जैसा सुनते हैं लोगों से, वैसा तो कुछ भी नहीं है। और मैं कैसा सुना था टीवी पे? नहीं, जैसे लाइक लोग कहते हैं ना कि स्क्रिप्टेड होता है। अच्छा, हाँ, बहुत लोगों को लगता है हाँ कि स्क्रिप्टेड होता है, ये सारे रियलिटी शोज स्क्रिप्टेड होते हैं, इनको ये बताया जाता है बोलने के लिए, ये बताते हैं, गाने रिकॉर्डेड होते हैं, रिग करके रखा होता है, पता होता है कौन जीतेगा। हाँ, गाने रिकॉर्डेड होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर जब मैं वहाँ गया, मतलब बच्चा तो हूँ ही अभी भी, तो हल्का सा थोड़ा नर्वस भी ज़्यादा था मैं। कोई स्टेज शो नहीं करा इसके, मतलब रैपिंग का प्रॉपर कोई शो नहीं करा था, जैसे ऑडियंस के सामने शो करते हैं वैसा शो नहीं करा था। तो मेरा पहला शो था और वो टीवी पे ही हो रहा था। वही हसल था। हाँ, वही टीवी पे हो रहा था, और पहली बार टीवी पे भी, और बड़ी स्क्रीन्स, बहुत सारे कैमरे, सेट वेट, ये वो, सामने आइडल बैठे हैं जिनको सुन के बड़े हो रहे हैं, और मतलब उनको सुनाना है और बाकी सबको सुनाना, और ये पूरा इंडिया देखेगा। तो ये बहुत एकदम से काफ़ी कुछ था। प्रेशर नहीं था, मैं एक्साइटेड था इन सब के लिए, एंड आई वॉज वेरी रेडी टू हैंडल इट ऑल और फेस इट ऑल, कि बहुत ज़्यादा रेडी था मैं, कि मेरे को मालूम था। और जब बीटी हो गई वाली परफॉर्मेंस देखोगे तो आप उसमें दिखेगा आपको कि मैं कितना कॉन्फिडेंट था अपनी परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि मैंने वो इतनी बार प्रैक्टिस करा था ना, इतनी बार प्रैक्टिस करा था, और बहुत मस्ती से लिखा था। उसका क्या सीन हुआ कि जैसे मेरे हसल के ऑडिशंस थे, तो मतलब मेरे को कॉल आई थी किसी रैपर भाई के थ्रू, और मैं शाउट आउट देना चाहूँगा उन्हें। तो बॉबी भाई को शाउट आउट है, बॉबी भाई थैंक यू सो मच, आपने मेरा नाम रेफर करा था। तो मतलब जब मेरे पास आया कॉल, तो उन्होंने कुछ टॉपिक्स भेजे MTV वालों ने। उन्होंने किसी एक टॉपिक पे बोला था, मैंने 3 टॉपिक पे उन्हें 3 वीडियोस बना के भेज दी थी एक दिन में। उनको इंटरेस्ट आया तो उन्होंने मेरे पास कॉल आई, जो म्यूजिक के हेड थे वहाँ पे ना, तो उन्होंने कॉल करी। उन्होंने मेरे को एक टॉपिक दिया कि देख, तेरे को एक रैप बनाना है कि जिसमें तू अपने पापा से पैसे मांग रहा है, और तेरे पापा मना कर देते हैं तेरे को पैसे देने से, और फिर तू सोचता है कि अब तेरे को अपने बल पे कुछ करना है, जॉब करनी है, तो तेरी पार्किंग में कहीं जॉब लगती है, और फिर उसके बाद तू अपना कमाता है और अपनी मतलब वही जो तेरे को जो चीज़ें करनी होती है वो तो करता है। बस इतना सा ब्रीफ था। ऐसी स्टोरी सुन के ना, मतलब आप एक्सपेक्ट करोगे कि कुछ इंस्पिरेशन सी स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी होगी,
कि अब कि पापा के पैसे पे कुछ नहीं करना, अपने खुद दम के पे, बल पे करना हाँ, है, दम पे करके करूँगा। बट पता नहीं क्या हुआ, मैं बैठा हुआ था स्टूडियो में, मेरा थोड़ा सा ऐसे चटकीला दिमाग चला, मैंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, कुछ चटक करेंगे, अलग करेंगे। तो फिर मैं ऐसे लिखने लग गया स्टोरी, और वो थोड़ा ना पैपी 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 उस टाइम पे उस टाइप की बीट्स काफ़ी सुन रहा था मैं। तो वो बीट चलाई, तो वैसी स्टोरी टेलिंग करते 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 और मतलब काइंड ऑफ वो एक फ्लो में पूरा लिख दिया था मैंने। हाँ, वो पूरा लिख दिया था। और फिर उसके बाद वो भी मैंने अगले दिन करके भेज दिया था। तो उन्होंने मतलब वो लोग उस वाली वीडियो से, उस बीटी हो गई से, बीटी हो गई ही था वो ट्रैक, तो बीटी हो गई वाली क्लिप से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। और मतलब जब मैं फिर दिल्ली ऑडिशंस थे, तो दिल्ली ऑडिशंस में मेरा एक राउंड क्लियर ऑलरेडी था, उन्होंने वीडियो देख के ही कर दिया था। तो मेरे को सीधा एक हल्का सा इंटरव्यू टाइप था कुछ, तो वो देने जाना था। तो मैं गया, तो मेरी परफॉर्मेंस नहीं होनी थी वैसे, पर उन्होंने स्पेशली बुलाया कि बीटी हो गई सुनना है। और सारे क्रू को बुलाया, सब आए हैं रूम में ऑडिशन में, और मैं बीटी हो गई परफॉर्म कर रहा हूँ लाइव। तो कुछ उनके एक दो कलीग्स जो थे वो मुंबई थे, तो उन्हें वीडियो कॉल करके फ़ोन रखे हुए आगे, तो बोले वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तब से डिमांड में। हाँ, मतलब अब नहीं, वो चीज़ ही ऐसी है ना कि बार बार आपका देखने का मन करेगा। मैं जब खुद बनाया था, मैंने इतनी बार खुद देखा था, मेरे को लगा ही नहीं था कि ये मैंने कर दिया, ये कैसे कर दिया। बहुत ज़्यादा मस्त, और जितनी बार भी सुनो बोरिंग नहीं लग रहा था, हर बार ऐसे मस्त फनी सा लग रहा था। और वो बैठ जाता दिमाग में, बीटी हो गई से जीटी हो गई। हाँ। और इनफैक्ट पता है, जैसे आपके गानों के लिरिक्स वगैरह तो बहुत ही अच्छे लगते हैं लोगों को, राइट? और वो रेजोनेट भी करते हैं क्योंकि सारे अलग अलग भी होते हैं। बट मुझे स्पेसिफिकली आपके गानों से बढ़ के लगती है आपकी परफॉर्मेंस, कि एक जैसे होते हैं, एक होते हैं रैपर्स और सिंगर, और एक होते हैं परफॉर्मर्स, ठीक है? जैसे किंग इज ऑल्सो परफॉर्मर। अभी मैं उनकी आईपीएल की परफॉर्मेंस देख के मैं तो पागल हो गई कि भाई इतनी एनर्जी वो लाते कहाँ से हैं। सिमिलर चीज आपकी सारी परफॉर्मेंसेस में, मतलब वो जो माहौल आपने बांधा था छोरे एनसीआर वाले वो गाने पे, कि लोग सारे उतर उतर के स्टेज पे आ गए थे कूदने, भाई वो कहाँ से, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो इतना कॉन्फिडेंस? अब नाम जैसे नाम बोलता है कि छोरे एनसीआर वाले, हाँ, तो जो अब एनसीआर के छोरे हैं तो अब इतना तो होगा ही रेज। और बात ये थी ना उस दिन ना, काफ़ी दिल्ली था स्टेज पे, कि बादशाह बाजी दिल्ली से, 40 भाई दिल्ली से, और बाली भाई दिल्ली से, किंग भैया दिल्ली से, मैं दिल्ली से था, और हमारे मतलब स्क्वायर भाई भी अपना फरीदाबाद आता है, तो वो दिल्ली एनसीआर ही हो जाता है एक तरीके से। मतलब हम सारे इतना ज़्यादा दिल्ली था ना, तो दिखाना बनता था कि दिल्ली की, मतलब दिल्ली की क्या पावर है, कि क्या रेंज है दिल्ली में। तो हम ऐसे ही बस बैठे हुए थे, और ऐसा था कि हमें पता चला था कि कोलैबोरेशंस एपिसोड आने वाला है, तो उसमें सब दो लोग कोलैब करेंगे। तो बिना किसी से बात करे ना, कि मैं बात नहीं कर रहा, और मतलब किसी ने ये डिसाइड नहीं करा, आपस में बात नहीं करी, पर सबको ये मालूम था कि मेरा किसके साथ कोलैबोरेशन होने वाला है, कि मैं और स्क्वायर भाई अपने, मतलब हमारा ही कोलैब होने वाला है। फिर छोरे एनसीआर वाले का कॉन्सेप्ट आया दिमाग में, मतलब आधा वो लिख रहे थे, आधा मैं लिख रहा था। फिर हम वर्सेस लिखने लगे अपने, फिर वर्सेस में हेल्प करने लगे कि नहीं भाई यहाँ पे ये नहीं, ये बोलो। फिर वो मेरे को बताने लग गए। फिर हमने ऐसे करके पूरा गाना बनाया, और हम थोड़ी देर में कर करके और खुद ही ऐसे हाइप अप कर रहे थे एक दूसरे की, ओ भाई ये क्या लिख दिया, ये कर दिया काम, ये हो गया बढ़िया, हाँ ऐसे इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पे ये कर देंगे। फुल मस्त प्रोसेस रहा लिखने का। फिर पूरा लिख लिया, तो फिर 10 बार 20 बार चिल्ला के गा रहे हैं रूम में, होटल रूम में, एक एक करके बाकी आर्टिस्ट आ गए, बाकी सारे दोस्त आ गए। फिर वो सुन के बज रहे हैं सारे साथ में कि ये क्या बना दिया। और बीट भी उसकी बहुत तगड़ी मिल गई थी, बीट जो यूट्यूब वाली भी थी। उसके बाद हम स्टूडियो गए गाना रिकॉर्ड करने, डमी रिकॉर्ड होती थी, तो हम बना के फिर डमी जब वो रिकॉर्ड हो गई, तो रिकॉर्ड होने के बाद तो वो अलग ही साउंड कर रही थी, कि मतलब उस पे भी फट रहे हैं, उस पे भी 10-20 बार वहाँ पे अंदर सुन लिया। जो सर थे म्यूजिक प्रोडक्शन वाले थे, उन सब के साथ मतलब सारी टीम बज रही है एक साथ, MTV वाले, फ्री मेंटल वाले, हम सारे एक साथ बज रहे हैं। और जब आए शो पे, फिर उसके बाद तो सबने देखा ये क्या टूटा स्टेज पे, और कितने क्या लोग आ गए, बढ़िया। पर वो बहुत मतलब वो मैं मेमोरी गायब नहीं कर सकता दिमाग से, वो मेरे ऐसे अभी भी सामने चलती है कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, परफॉर्म करते करते मैं आगे गया बादशाह भैया तक रैंप पे, और वहाँ पे एकदम मतलब प्रॉपर एक्शन वैक्शन करके मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, तो पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, अभी सिर्फ स्क्वायर भाई थे, पीछे मुड़ के देख रहा हूँ तो सारे आ गए हैं स्टेज पे। मैं कहा ये क्या हो रहा है,
ठीक है, फिर उसके बाद वापस गया मैं और हाइप अप हो गया, फिर और एनर्जी परफॉर्म करने लग गया। ठीक है, फिर देख रहा हूँ उधर से 40 भाई आ गए हैं, 40 भाई आके कप तोड़ रहे हैं बीच में ड्रॉप पे, स्टेज पे कप धैड़ करके मारा उन्होंने बड़ी जोर से। उधर मैं देख रहा हूँ बादशाह भैया स्टेज पे लात मारे उस पे, जो उनका वो था पोडियम, नहीं पोडियम ही कहते हैं ना उसे, जहाँ पे बैठे होते हैं। हाँ, तो पोडियम पे वो लात मार रहे हैं। फिर बाली भाई उठ के आ गए, बाली भाई पानी फैला रहे हैं, किंग भाई प्यार भाई दोनों आपस में एकदम लग के फुल, बहुत अलग सीन चल रहा था और मतलब फुल मॉशपिट कर दी थी स्टेज पे, ऑडियंस अलग पागल हो रखी है। फिर करते बहुत तगड़ा फिर तो सबने देखा ही है। फिर एंड में बादशाह बाजी ने वो चेयर फेंक दी, और मेरे पास एक फोटो भी है, स्टेज पे निशान पड़ गया था जो वो चेयर फेंकी थी। हाँ, जो चेयर फेंकी थी, तो स्टेज पे गड्ढा हो गया था थोड़ा सा। क्या बात है। उसकी मैंने फोटो खींच के रखी हुई थी कि आज यहाँ पे पैराडॉक्स ने डेंट मार के गया आज। नहीं, वो बादशाह पाजी ने जो चेयर फेंकी थी ना, हाँ। उसका पड़ा हुआ था डेंट। या मैं आपकी ऐसे वाली स्टोरी सुनती हूँ, फिर मेरे को एकदम से याद आ जाता है कि यू आर 19 ईयर्स ओल्ड। मतलब जब मैं 19 ईयर्स ओल्ड थी तो क्या था, कॉलेज में थी, फिगर आउट कर रहे थे कि हाँ क्लासेस बंक करनी है या फिर नहीं करनी है, हाँ इसी स्ट्रीम में जो चूज कर लिया, अब यहाँ पे जो कोर्स चूज किया उसी में रहना है या फिर नहीं रहना। एंड लुक एट यू हैव ऑलमोस्ट फिगर्ड आउट योर लाइफ। एंड आई थिंक आजकल हो रहा है ऐसा थोड़ा बहुत कि हमारे टाइम पे एटलीस्ट, और मैं ये नहीं बोलना चाहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हूँ आपसे या फिर बड़ी हूँ, बट फिर भी जैसे हमारे टाइम पे ना लोग थोड़े से कैजुअल थे, चिल थे कि हाँ ठीक है चल रहा है, मतलब अभी पहले कॉलेज तो देख ले, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात ही अलग होती थी, तो वो वाली सीन थी कि हाँ ठीक है हो जाएगा, फिगर आउट हो जाएगा, 23-24 तक फिगर आउट कर लेंगे। बट आप जिस रेट पे जा रहे हो कि अगर आप 19 पे यहाँ हो तो आई थिंक 23-24 तक तो आप सब कुछ अचीव करके बैठे हुए होगे। अचीवमेंट वगैरह तो अपनी बढ़ती रहेंगी कि कुछ अचीव करेंगे, फिर उसके थोड़े टाइम बाद कुछ और अचीव करेंगे। तो एज का ये हिसाब रहा है, जैसे मैंने वही बताया कि मेरा जो सर्कल रहा है हमेशा से वो बड़े लोगों के बीच रहा है। वो सारी जितना भी विजडम कह लो या जितना भी वो नॉलेज कह लो, एक्सपीरियंस कह लो, तो उनको देख के उनके साथ रह के आया है, तो वही सब फिर गानों में भी निकलता है। कि और मैं 16 साल की एज से मैं थोड़ा सा देखने लग गया था कि क्या कुछ कैसे कमा सकता हूँ, क्या कैसे अर्निंग कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, हेल्प कर सकता हूँ घर पे ना। कि और हमेशा से मैंने वो चीज़ें अवॉइड करी हैं। लोग मतलब मेरी क्लास के बच्चे घूमने जा रहे हैं, तो मतलब ये भी उनकी हमेशा से शिकायत रही है कि तू आता नहीं है साथ में और तू घूमता नहीं है। तो फिर उन्होंने काइंड ऑफ ऐसे कर दिया था कि मतलब कि सर्कल में नहीं हूँ मैं। और मतलब तभी मेरे साथ वालों के साथ मेरी बनी नहीं है शुरू से। स्कूल वगैरह में मेरे फ्रेंड्स सारे बड़े ही रहे हैं, तो मेरे को टाइम भी मिलता था तो मैं उन लोगों के पास जाता था, उनके साथ रहता था, कि मेरे को अच्छा लगता था। अब मेरे को नहीं घूमना, अब मैं नहीं करने, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरे को नहीं करना। और मेरे पास बाकी प्रायोरिटीज़ हैं, मेरे को बाकी चीज़ों पे ध्यान देना है। मेरे पास मतलब हमेशा से मेरी मतलब लाइफ हमेशा से हैपनिंग ही रही है कि कुछ ना कुछ चल ही रहा है। मैं बिल्कुल रेस्ट पे नहीं हूँ कि वेला नहीं बैठा हूँ कभी। कभी स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स चल रहा है, फिर या तो म्यूज़िक चल रहा है या कुछ एक्टिविटी चल रही है। स्कूल में CCA वगैरह में था मैं, तो स्केट, नुक्कड़ नाटक, एग्जीबिशन वगैरह ये सारी चीज़ें करता था। हाँ, तो इस वजह से भी ना काफ़ी ब्रॉड रहा है एक्सपीरियंस भी, कि बहुत सारी चीज़ें देख ली। हाँ, तो इस वजह से भी फिर वो गानों में भी आता है। यही रीजंस मानता हूँ मैं कि अगर मैं इतना मतलब अगर ऐसा लगता है कि हाँ मेरी एज बहुत जल्दी है जो भी है, पर मैं बिल्कुल चाहूँगा कि मैं मोटिवेट करूँ कि मतलब अपने मेरे उम्र के लोगों को या टीनेजर्स को। अब मैं बहुत ऑनेस्ट हो रहा हूँ कि ठीक है, मेरे को बुरा लगता था जब मैं स्कूल टाइम में नहीं जा पाता था दोस्तों के साथ, और मतलब मेरे को वो ऐसा फील कराते थे कि मैं ग्रुप में नहीं हूँ, या फिर इतना ज़्यादा भी नहीं होता था, पर कभी कभी लगता था बुरा। बट अभी जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मेरे को सब वर्थ इट लगता है कि बढ़िया करा, उस टाइम नहीं करा, उस टाइम थोड़ा फोकस कर लिया, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे लिया, खुद पे ध्यान दे लिया, खुद की हेल्थ पे ध्यान दे लिया। तो अब मैं वो सारे मज़े, अब मेरे को जब मन करता है मैं गेम वेम खेलने निकल जाता हूँ, जब मन करता है मैं कुछ भी मौज मस्ती करने निकल जाता हूँ। मेरा मन करता है कि मेरे को पहाड़ों पे जाना है तो मैं पहाड़ों पे जा सकता हूँ, मेरे को कहीं गोवा जाना है गोवा जा सकता हूँ। सिर्फ 19 साल का हूँ मैं, तो इस एज में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है कि पेरेंट्स को ना सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए होती है, वो सिर्फ इनसिक्योर होते हैं आपके करियर को लेके कि आप बस सेटल हो जाओ, तो वो इनसिक्योर होते हैं। अगर उनका बैकग्राउंड नहीं है, आपका जो पैशन है वो उनका बैकग्राउंड नहीं है, तो वो थोड़ा सा इनसिक्योर होते हैं कि नहीं ये क्यों कर रहा है, स्टडी कर। तो बस वही है कि उनका अगर इतना भी सपोर्ट है ना
कि वो ये कह रहे हैं कि स्टडी प्रायोरिटी पे रख, बाकी साइड बाय साइड तेरे को जो करना है करते रहे, हमें तो मार्क्स तेरे बढ़िया चाहिए। तो उतना सपोर्ट भी बहुत है, उतना सपोर्ट मेरे को मिला और मैंने कर लिया। जब वो देखेंगे कि अच्छा लड़का ये तो बढ़िया कर रहा है हमारा इस चीज़ में, तो वो नहीं मना करेंगे, उन्हें दिखेगा कि हाँ सही जगह जा रहा है, राइट पाथ पे है। इट इज़ द राइट टाइम टू ग्राइंड, ये टीनेज वाला जितना भी टाइम होता है, ताकि आप अपने 20s में आप मौज मस्ती कर पाओ, या आप अपने घर वालों के लिए कर पाओ, या फिर आपका जो भी करने का मन है, आप काफ़ी फ्री रह सकते हो और काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हो, कि आपको ये नहीं फील होगा कि मैं पेरेंट्स से मांग रहा हूँ। एजुकेशन भी ज़रूरी है, मैं भी अपना डिस्टेंस से कर ही रहा हूँ अभी भी। तो ये डिस्टेंस लर्निंग से करते हुए कभी कभी मन में वो चीज़ आती है, फोमो आता है, वो कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला एक्सपीरियंस मिल नहीं रहा। होता है, होता है। मतलब मैं रिग्रेट नहीं करता कि मैं गिल्टी या रिग्रेट नहीं करता कि मैं क्यों कॉलेज नहीं गया। मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि मैं नहीं गया कॉलेज। और क्योंकि अब मेरे को इस डायरेक्शन में जाना था, मेरा यहाँ पे पैशन था। तो मैंने अपनी चीज़ें, मतलब 12th तक पेरेंट्स को चाहिए था कि 12th तक बढ़िया मार्क्स आए, तो मैंने 12th में भी बढ़िया मार्क्स दिए हैं कोविड होने के बावजूद भी। वैसे अब फ़ोन का क्या होता है कि टैब ऐसे कर दो, रिसेंट टैब्स में कुछ और टैब खुल जाता है, तो उधर कुछ और चल रहा है, अपना सोशल मीडिया चला रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, ठीक है। और वो ये सोचता था कि अगर मैं ये ऑनलाइन ही पढ़ रहा हूँ, जो सर पढ़ा रहे हैं लाइव, ये तो मैं यूट्यूब पे पढ़ लूँगा बाद में। तो मतलब 82% थे मेरे 12th में, विच वॉज डिसेंट। हाँ, विच वॉज डिसेंट, क्योंकि मतलब साइंस थी नहीं मेरे पास और मेरे को कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया कॉलेज में नहीं जाना था। DU में आराम से 82% पे मिल जाता है, मेरे को मिल जाता। और मेरे नेशनल्स के भी सर्टिफिकेट थे, तो थोड़ा बहुत वहाँ से भी एडवांटेज होता है स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स को, DU में तो एटलीस्ट। ECA वगैरह। तो फिर उसके बाद मेरे को ऐसे रियलाइज़ हुआ कि म्यूज़िक में काफ़ी कुछ चलने लग गया, काफ़ी सारी चीज़ें ना एकदम से एस्केलेट हो गई, जो एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि मैं साइड बाय साइड कर रहा था, फ़ोन पे से करके डाल रहा था, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे कि चलो कर ले, तेरे को जैसे भी करना है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं डिस्टेंस से कर लेता हूँ। फिर पेरेंट्स ने भी बोला कोई बात नहीं, कर ले। उन्होंने इस चीज़ के लिए भी सपोर्ट करा कि तू डिस्टेंस से कर ले, हमें मालूम है तेरे को म्यूज़िक ही करना है, तो डिस्टेंस से कर ले, अपना म्यूज़िक में करता रहे, कोई बात नहीं, तेरी पढ़ाई हो जाएगी। फिर ये सारी चीज़ें हुई, फिर हासिल हो गया। फिर उसके बाद तो पेरेंट्स तो मतलब हमेशा से प्राउड रही हैं, पर वो थोड़ा सा और ऐसे हो गया ना कि कर लिया कुछ। तो कोई ऐसी पहली चीज उनको क्या कुछ खरीद वरीद के फिर उनको किया, उनके कौन सा शौक पहला पूरा किया? पहले तो मतलब वही था कि मेरे को सबसे पहले घर करना था, घर बनाना था, तो वो तो अभी बन रहा है और अभी साल भर में हो जाएगा अपना एक घर। कांग्रेचुलेशन। साल भर में हो जाएगा घर पूरा। मेरे 3 प्रोड्यूसर फ्रेंड्स हैं, बहुत पुराने हैं वो, तो 4-5 साल से साथ में। तो इश भाई, संगीत की और पिनोकियो, ये नाम है उनके। तो ये सारे हम सारे साथ ही रहे हैं। तो इश भाई की तो स्कूटी पे पीछे मैं सिस्टम बैठ के स्टूडियो घूमा हुआ हूँ और अभी उन्हीं के साथ फिर कूपर में घूमता हूँ। क्या बात है, स्कूटी से कूपर। हाँ, स्कूटर से कूपर था। मैं एक चीज के बारे में एक्चुअली क्यूरियस थी कि जैसे आपका गाना भी था बीटी हो गई, हाँ जी हाँ जी, उसमें लिरिक्स तो ऑफ कोर्स आपने बताया कि आपको स्टोरी मिली थी, बट आपने कभी ऐसे हुआ है कि आप कभी गए हो मांगने कि यार मेरे को गर्लफ्रेंड को बाहर लेके जाना है, डेट पे लेके जाना है? नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मैंने मतलब पेरेंट्स से कभी पैसे मांगे ही नहीं। तो बड़े भाइयों से, दोस्तों से कभी? नहीं, कभी नहीं, ऐसे पैसे नहीं मांगे। मतलब ये रहा है कि अब मेट्रो में डेली आना जाना, तो दिल्ली मेट्रो में बहुत घूमा मैं। तो मैं टेबल टेनिस की प्रैक्टिस के लिए नजफगढ़ से त्यागराज स्टेडियम जाता था, INA कॉलोनी। तो वो मतलब ये मान लो कि बस से 2 घंटे का रास्ता और मेट्रो से 1.5 घंटे का रास्ता, और बस भी दो बदलनी पड़ती थी। तो मैं स्कूल से आता था, जल्दी फटाफट रेडी होके निकलता था, बस में बैठता था, बस में एक स्टेशन उतरने के बाद वहाँ से दूसरी बस का वेट करके उसमें बैठा, फिर 1.5 घंटा पहुँचा, वहाँ पे उतरने के बाद फिर 3 घंटे प्रैक्टिस, टेबल टेनिस वगैरह सारी प्रैक्टिस, वार्म अप वगैरह सारी चीज़ें, फिर थका वापस बस में बैठ के और जाते टाइम पे सीट नहीं मिलती थी और नींद पूरी नहीं होती थी, रात में लेट पहुँचता था, तो और इतना थका हुआ भी होता था। तो कई बार ऐसे हुआ है कि खड़ा हुआ और खड़े ही झपकी लग गई। और उसके बाद मतलब ऐसे होता था कि बस अब जगह रहना है कि गिर ना जाऊं, तो 1-2 बार बचाऊं गिरने से। तो ऐसे पूरा मतलब ये रहता था। तो फिर बस में जब ऐसे काफ़ी दिक्कत होने लगी गर्मी वगैरह में, तो फिर मेट्रो में आने जाने लग गया। तो मेट्रो बन भी गई थी मेरे घर के पास ना, तो मेट्रो से जाने वाने लग गया। तो वो उतना कर देते थे, ऊपर से एक्स्ट्रा भी दे देते थे। और मेरी मम्मी की आदत रही है कि उनका एक बार होता था दिन में, एक ना एक बार तो वो बैग चेक करती थी मेरा, सिर्फ ये देखने के लिए कि पैसे हैं या नहीं है। तो अगर नहीं होते थे तो वो डाल देती थी बिना बताए, तो वो एक्स्ट्रा मिल जाते थे। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो पापा दे ही देते थे। हाँ, तो उतना इनफ था मेरे लिए कि ठीक है हो गए। तो ज़्यादा उस टाइम पे कोई खर्चे वर्चे भी मैं करता नहीं था,
तो गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं बनाई स्कूल वूल में? नहीं बनी है, पर उसमें ऐसे नहीं रहा है कभी ना कि खर्चा करना पड़ रहा है। हाँ, हाँ, और स्कूल वूल में तो वो तो ऐसे ही बच्चे क्यूट हाथ पकड़ के टिफिन खा लिया। नाइस। हमें सुनने में आया वैसे कि जादूगर आपने एक अपनी किसी खास दोस्त के लिए लिखा था। हाँ हाँ, हाँ, जादूगर, रियाई, हंसती रहे तू, जितने भी गाने हैं मतलब अगर जो किसी मोहतरमा पे हैं तो वो उन पे ही लिखे हुए हैं। वेरी स्वीट। हाँ, तो हम 3-4 साल से दोस्त हैं। तो वो स्कूल की सीनियर है वो मेरी। ओके, अच्छा यहाँ पे भी सीनियर ही मतलब। हाँ, स्कूल में सीनियर 2 साल बड़ी हैं। तो थी तो अपना मतलब उस टाइम से जान पहचान थी, तो बातचीत होती थी। तो फिर होते होते तो काफ़ी सारे गाने लिखे हैं उन पे। फिर हसल से पहले ही बातचीत बंद हो गई थी 1-2 महीना पहले। फिर वो वाले गाने लिखे हैं, रिहाई वगैरह, हंसती रहे तू वगैरह। फिर उसके बाद अभी बढ़िया है सब। नाइस। तो मतलब इंस्पिरेशन आप ड्रॉ करते रहते हो कभी अपनी लाइफ से, कभी वैसे ही जो आसपास चल रहा है? हाँ, तो वो भी मेरी लाइफ का ही पार्ट हो गया ना, मेरे साथ हो रही है। सही बात है। तो जैसे आप माफिया मुंडीर के इतने बड़े फैन हो, उसमें अब आप बादशाह भाई से मिल लिए, एक कबाजी से मिल लिए, सबसे मिल लिया, हनी सिंह से भी सबसे मिल लिया। कैसा था वो एक्सपीरियंस? तो मेरा यही था कि मैं फैन रहा हूँ ना माफिया मुंडेर का, तो मेरे को शुरू से जब मैं लिखता भी था या आर्टिस्ट था, उससे पहले से मन था, विश लिस्ट में था कि सबसे मिलना है, एक बार मिलना है एटलीस्ट। तो मैं जब हसल से तो बहुत पहले, गोलू बाजी से तो बहुत पहले मिल लिया था कि जो लिल गोलू भैया थे, तो उन्होंने ऐसे ही रागा भैया वगैरह से मिला था, रागा भैया वगैरह के थ्रू मैं लिल गोलू भैया से मिला। तो जमुना पार वगैरह उनके स्टूडियो वगैरह भी जाके काफ़ी बैठता था, मैंने काफ़ी सीखा उनसे भी, बहुत कुछ सीखा है, 5 से ही सीखा है बहुत कुछ। फिर हसल पे बादशाह भी ऐसे मिला, इक्का भी ऐसे भी वहीं पे मिला सेट पे ही। और रफ्तार भी ऐसे ना, मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई थी, जो मैं बता रहा था ना कि जिससे पापा मम्मी कन्विंस हो गए थे, तो वो रफ्तार पाजी थे। तो उन्होंने, जब मैं 16 साल का था, तो एक गाने के लिए उन्होंने वीडियो कॉल करी और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट करा था कि तू बहुत बढ़िया कर रहा है वो, और यंग ब्लड है, बढ़िया कर लेगा। तो मैं एकदम से ना जैसे ही वो आया तो मैं चिल्ला पड़ा बहुत तेज़। तो मैं नीचे वाले फ्लोर पे था, ऊपर वाले फ्लोर से मम्मी पापा आए भाग के कि क्या हो गया देखने के लिए कि चिल्ला क्यों रहा है। तो मैं एकदम से कुर्सी पे बैठ गया और मैं चिल्ला रहा हूँ वो करके। तो उन्होंने एकदम से कर्मा भैया की तरफ भी कर दिया कैमरा, तो कर्मा भैया भी बैठे हुए थे वहाँ पे। तो मैं तो और चिल्ला पड़ा। तो फिर उसके बाद मैं मम्मी पापा को देखा, मैंने कहा इशारा करा, रुको बताता हूँ। तो वो बोल रहे थे सारी चीज़ें, मैं थैंक यू भैया कर रहा था। मैं फुल शॉक्ड था, मेरे पास आज भी स्क्रीनशॉट है। तो मैं फुल ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके फुल ऐसे खुश हूँ एकदम, बहुत एंथुसियास्टिक हो गए। तो फिर उसके बाद फ़ोन कटा, पापा मम्मी को बताया ऐसे करके। तो वो थोड़ा सा ऐसे हुए कि चलो बढ़िया है कि जिन्हें टीवी पे देखते हैं, हाँ, तो रफ्तार भैया ऐसे करके वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, तो बढ़िया कर रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद सबसे पहले वीडियो कॉल पे बात उनसे हुई थी, पर उनसे मिल नहीं पाया था। तो सबसे अभी रिसेंटली, अभी शायद महीना भी नहीं हुआ होगा शायद, है ना, 10-15 दिन पहले मैं उनसे मिल के आया। तो फाइनली हमारी मीटिंग हुई। और मतलब बाकी सबसे भी बहुत मतलब ऐसे था कि मतलब ऑब्वियसली मैं फ़ैन रहा हूँ, तो मैं फुल शॉक्ड भी था। और हनी पाजी का क्या बोलते हैं, ऐप लॉन्च हुई थी टॉडी करके, तो उसकी लॉन्च पे इनवाइट करा हुआ था, उनकी तरफ से इनवाइट आया हुआ था। तो मुझे और स्क्वायर भाई को आया हुआ था, तो हम दोनों गए थे। तो हम उधर मिले उनसे, और सेट पे काफ़ी सारा जो बादशाह भैया के साथ रहा है एक्सपीरियंस, उन्होंने सारी चीज़ें समझाई कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे नहीं करनी। और शो से हटके भी कि बाहर निकलेगा तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, क्या क्या करना है। तो उन्होंने एक तरीके से मेंटोर करा। फिर इक्का पाजी के साथ तो वो बढ़िया मेमोरीज है, उन्होंने तो मस्ती करी है। तो उनके किस्से तो वो आए थे जब हमारे पॉडकास्ट में, तो उनके किस्से सुन के भाई पागल हो गई थी। हाँ, क्या रंगीन लाइफ रही है उनकी। वो नहीं होता है कि अब जैसे 3 भाई होते हैं, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और एक मिडिल वाले। हाँ। तो एक भैया वो वाले भैया हैं, वो मौज मस्ती कराने वाले भैया हैं, कि वो दोनों से बनती है उनकी। तो मतलब मैंने शेयर करा कि ऐसे ऐसे मेरी विश लिस्ट थी, तो मेरी पूरी हो गई। तो ये था, तो एज अ फैन तो कर लिया हो। पर अब आर्टिस्ट बन गया हूँ, तो आर्टिस्ट बन के अब इच्छा है कि सबके साथ कुछ ना कुछ तो कर पाऊँ। अब वो विश लिस्ट में है। हाँ। तो जब मतलब शायद काबिल हो जाऊंगा, या फिर अगर हूँ तो जब भी सही टाइम होगा तो होएगा, बिल्कुल होएगा। तो कोई टॉप 3 आर्टिस्ट जिनके साथ आप कोलैबोरेट करना ही चाहते हो? मैंने 5 बता दिए। 5? हाँ। और इनके अलावा कोई और? इनके अलावा एज सच तो नहीं है। नहीं मतलब मेन प्रायोरिटी तो यही है कि इनसे ही करना है। बाकी तो कोलैब मतलब मैं काफ़ी सारे कर भी रहा हूँ और काफ़ी सारे करूँगा भी। दैट्स ऑल लव।
पर मतलब जैसे है ना कि मन कर रहा है इनके साथ करने का, तो वो वो उनके एक साथ, ख्वाहिश वो हाँ तो उनके साथ ज़्यादा है वो थोड़ी। आई थिंक सब वेट कर रहे हैं वैसे भी फैंस भाई, सारे कमेंट्स में ना वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा लगा के आता रहता है कि हमें पैराडॉक्स चाहिए इनके साथ इनके साथ इनके साथ, तो आई थिंक वो होगा धीरे धीरे। बट अभी आप ये बताओ कि फिर आपका अभी फ्यूचर में लाइक व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट? 2 महीने में सिर्फ कोलैब्स कर रहा हूँ, और इस महीने परमीश पाजी के साथ आ रहा है एक सॉन्ग, परमीश वर्मा पाजी के साथ। नेक्स्ट मंथ सलीम सुलेमान सर के साथ आ रहा क्या है, बात सलीम मर्चेंट सर के साथ। और उस मंथ के लास्ट में प्रिंस नरूला भैया के साथ आ रहा है। वेरी नाइस। तो ये तीनों मतलब ऐसे कोलैबोरेशंस हैं कि ये तीनों मेरे इंस्पिरेशंस रहे हैं कहीं कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद मैं अपने सिंगल्स डालूंगा, ओके उसमें कुछ कोलैबोरेशंस भी होंगे। गुद्दी चेक डालेंगे, स्क्वायर बाई के साथ है वो मेरा गाना जो मैं बता रहा था जिसके बारे में। तो फाइनली गुद्दी चेक भी आएगा, और बहुत सारे गाने हैं धीरे धीरे करके डालूंगा। और मैं प्लान कर रहा हूँ शायद मैं एल्बम भी डालूँ, कि एक कोलैबोरेशन एल्बम डालने की सोच रहा हूँ मैं। डेब्यू सोलो एल्बम थोड़ा रुक के करूँगा मैं, डेब्यू सोलो एल्बम थोड़ा रुक के करूँगा, पर कोलैबोरेशंस वाली एक एल्बम सोच रहा हूँ मैं डालने की सून। हाँ तो मतलब फुल काम जारी है अभी इस पे। बस अब कंसिस्टेंसी एकदम ऐसे दी, सारा ग्राफ ऐसे रहेगा एकदम। और मेरे को तो लग रहा है कि जिस स्पीड पे आप जा रहे हो, आई थिंक इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी दूर नहीं है। बिल्कुल। अभी हमने किंग को देखा, उन्होंने कोलैबोरेट किया निक जोनस के हाँ साथ। जी, हाँ जी, हाँ जी। आप किसके साथ चाहोगे कोलैबोरेट करना? बाहर कोलैबोरेशन की लिस्ट तो थोड़ी बहुत मतलब हाई लेवल वाली है। बट चलो यू नेवर नो, करने को हाँ तो। पर मन है मेरा, मतलब JID एंड लिल वेन, इन दोनों के साथ करने का मन है। दैट विल बी समथिंग। हाँ। अच्छा, मेरे को ना एक चीज अपने पर्सनल जानने के लिए मेरे को वो थी कि मैंने जितने भी लोगों से मैंने रैप के बारे में या देसी हिप हॉप के बारे में बात करी है ना, उन लोगों ने सारे लोगों ने बोला है कि दिल्ली और बॉम्बे का ना इंडस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है। उन लोगों का हिप हॉप और उन लोगों का रैप गेम भी बहुत डिफरेंट है। तो है ऐसा असली में? तो वो डिफरेंस तो रहता है कि हल्का सा सीन तो अलग है, लाइक आर्ट वाइज, ठीक है। इंडस्ट्री वाइज मैं ये कहूँगा कि उधर मुंबई ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रसिद्ध है इस चीज़ के लिए कि उधर इंडस्ट्री सारी उधर बैठी हुई है, बॉलीवुड सारी चीज़ें। पर दिल्ली में इंडस्ट्री ना होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें खुद ही एस्टेब्लिश करना, हाँ तो ये काफ़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि उधर इंडस्ट्री ना होते हुए भी सब लोग इतना ज़्यादा अपने खुद के दम पे सोशलाइज करके उधर सीन बना रहे हैं। उधर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि साइफर्स हो रहे हैं और लोग सपोर्ट कर रहे हैं घर पे, जिनका होम स्टूडियो जो बना पा रहे हैं वो ऐसे मिलके सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मेरे को करा मेरे भाइयों ने। तो वही है कि ये सारी चीज़ें ना दिल्ली में वो यूनिटी वाली चीज़ है, और यूनिटी, और हम बड़े ही ऐसे होते हैं कि भाईचारा हमारे लिए सबसे पहले है, कि भाईचारा कोई चीज़ है, ठीक है, कि एथिक्स हैं वो सबके सारे दिल्ली वाले लड़कों के अंदर ना, कि मदद करनी है एक दूसरे की, भाई की मदद करनी है, भाई है कि भाई है तो फिर साथ खड़े होना है। हाँ। तो इन सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी अपने आप ही मतलब दिल्ली इंडिपेंडेंट होके अपने आप ही सारी चीज़ें करना, वो भी काफ़ी मतलब सराहनीय करने वाली बात है। सराहना। व्हाट इज द मोस्ट दिल्ली थिंग दैट यू हैव इन यू? वो जो सब सारी दिल्ली वालों में होती है, वो जो मैं बोल नहीं सकता कैमरे पे एक शब्द जो मुंह पे रहता है दिल्ली से हो? हाँ सही बात है, सही बात है। और मैंने तो ये भी देखा है कि यार मैं ना इतनी ज्यादा इंटाइस होती हूँ रैपर्स में, ये ब्लिंग कल्चर देख के, आप लोगों के वैसे कपड़े वपड़े देख के। मेरे को पूछना था कि ये रैपर्स की कोई यूनिफॉर्म होती है, मतलब इतनी बैगी पैंट्स और ऐसे ओवरसाइज जैकेट्स, और कोई भी मौसम हो जैकेट्स होनी चाहिए? देखो मैंने सिंपल सा पहन रखा है सब, मतलब मेरे को, मैं कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रहा या मैं कुछ ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है। मेरा ओपिनियन ये है कि आपको वैसा ड्रेस करना चाहिए, वैसा आपको तैयार होना चाहिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना, आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, तो आप अपने आप सुंदर लगोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप बढ़िया लगेगी, काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव लगेगी। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लिंग बहुत ज़्यादा पहन रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा सोना पहन रहे हो, या फिर चमकीला चटकीला पहन रहे हो तो आप रैपर हो। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट की कल्चर है। अब वो भी एक कल्चर है कि जब पुराने टाइम में जहाँ से हिप हॉप इजाद हुआ है, वो सारी चीज़ें लोग उन सब चीज़ों पर फ्लेक्स कर रहे हैं। तो बेसिकली मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था, पता नहीं, कोई बड़ा ही बता रहा था कि मतलब बड़ा नाम था कोई DHH में, अच्छे से याद नहीं है कौन थे। तो वही बता रहे थे कि ये जो चेन वेन वाला कल्चर रहा है ना, तो पहले जो ब्लैक अमेरिकन्स कैदी होते थे ना, जो वाइट अमेरिकन्स वगैरह उनका चल रहा था आपस में, तो ब्लैक अमेरिकन्स को कैदी वगैरह बनाते थे, तो उनके मोटे मोटी चेन्स होती थी। तो ये चेन वाला कल्चर वहाँ से आया कि लोग चेनों में ताला पहन के घूम रहे हैं,
कि वो फ्लेक्स कर रहे हैं कि हम तो मतलब हम गैंगस्टर हैं, कि हम जेल वेल से आए हैं, हम रेवोल्यूशनरी पीपल हैं। तो वो वाला चेन वाला कल्चर वहाँ से यस वहाँ से आया। तो इट्स नॉट अबाउट कि वो दिखावा है, इट्स अबाउट कि वो कल्चर वैसा आ रहा है, वो हिस्ट्री है हाँ, शायद। और उसमें लोग अपना अपना फ्लेवर डालने के लिए उसको सुंदर बनाते हैं। और बिल्कुल अब अगर कोई पहनेगा तो हम यही तो सोच के पहनेंगे ना कि यार हम अच्छे लगे, बस हमारे पे जो चीज़ें बॉडी पे हैं वो सारी बढ़िया लगे, हम सुंदर लगे। तो वही है कि इसलिए वो सारी चीज़ें ऐसी होती है, इसलिए रैपर्स वगैरह मोस्टली चेन पहनते हैं और काफ़ी शो ऑफ करते हैं, गैंग साइंस होते हैं। तो कल्चर है पुराना, वही आगे बढ़ रहा है, उसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं, अब किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा, सब्जेक्टिव है, कोई बात नहीं। आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपको फील गुड होना चाहिए, दैट्स इट। सही बात है। और हमें फील गुड हुआ है इस एपिसोड में आपसे बात करके। पैराडॉक्स, इट वाज सो नाइस टू टॉक टू यू, थैंक यू सो मच। Thank you for having me. And on this, we'll take your leave. We'll come back next week with a brand new episode. Until then, please like, share, and subscribe to Men's XP.